हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री कर रहे हैं और आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स ख़त्म करने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट ऑल डू वी हैव टुडे। क्या क्या हमारा इस वाले चैप्टर में रह गया है फॉर योर नीट रैपिड रिविजन फॉर नीट। सो टुडे वी आर गोइंग टू गो ऑन टू थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट 3 और इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन हमने करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आपको टॉपिक आ जाता है। और सेकंड हमको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी करनी है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो बोथ दीज टॉपिक्स आर रियली रियली इम्पॉर्टेंट। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, so let's get going without wasting any time. We are going to go on to our first topic for today, which is the Hess law of constant summation. अब आपको हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन बोलता क्या है? वो ये बोलता है कि जब भी कोई चेंज होती है ड्यूरिंग द कंप्लीट कोर्स ऑफ अ रिएक्शन, तो चाहे हम लोग टोटल कैलकुलेट कर लें या हम लोग स्टेप वाइज कैलकुलेट कर लें, इट इज़ गोइंग टू बी द सेम, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कर रहे हैं एक जनरल सी रिएक्शन ले रहे हैं ए विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट्स. So A is giving us products. Let's say delta H for this is equal to Q1. ठीक है? Now second method में A different steps में हो रहा है. तो first step में A is going to be where delta H is equal to Q1. B is going to C where delta H is equal to Q2. And C is then finally giving us products, और यहाँ पे delta H that is equal to Q3. तो according to Hess law of constant summation, Q1 will be equal to sum total of Q1 plus Q2 plus Q3. ठीक है? एक इसकी जो एप्लीकेशन होती है, that is how do you calculate the हीट ऑफ फॉर्मेशन. सो क्वेश्चन भी हम लोग जनरली इसी में से एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह से हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं. तो बच्चे, इसमें आपको क्वेश्चंस या आप कह सकते हो कि रिएक्शंस दे रखी होती हैं और उन रिएक्शन से आपको मैनिपुलेट करना होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन टू डिटर्मिन द हीट ऑफ फॉर्मेशन. So I'm going to explain this to you by taking an example. और इसी तरह से आपने करना है. क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको बेंजीन की हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करनी है और उन्होंने आपको डाटा दे रखा है. ओके, सो योर फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट स्टेप वुड बी to write down the equation for the heat of formation of benzene. And if you remember, heat of formation क्या होती है कि एलिमेंट से बनती है. ठीक है, तो आपके पास 6C आ गया प्लस आपके पास 3H2 आ गया और ये हमें दे रहा है C6H6 और ये आ गया डेल्टा H फॉर्मेशन विच यू हैव टू कैलकुलेट. लेट्स से दिस इज X. ओके, एंड दे हैव गिवन यू द डाटा C plus O2. ये रिएक्शंस आपको दिए हैं विद देयर हीट ऑफ रिएक्शंस. सो CO2 delta H over here is, let's say, A, right? फिर H2 plus half of O2 to give us H2O. Let's say delta H for this is B, and then they have given you the heat of combustion of C6H6. C6H6 plus 15 by 2 O2 to give us 6 CO2 plus 3 H2O, and let's say delta H for this, that is equal to C. So if you're visualizing all the equations over here, you can see कि यहाँ पे आपके पास 6 कार्बन है. So you will have to multiply this data with 6. और 3H2 है, multiply this data with 3. Okay. So आपके पास अब ये क्या आ गया? This is equal to 6A, this is equal to 3B. Now, when you're looking at the first equation, C6H6 is on the right hand side, isn't it? Or in the final equation, C6H6 is on the left hand side.
सो आपको ये वाले दोनों इक्वेशंस के डाटा को ऐड करना है और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेट्स डू इट। आपके पास क्या आ जाएगा? डेल्टा एच फॉर्मेशन x वुड बी इक्वल टू व्हाट? x वुड बी इक्वल टू, वी आर एडिंग द फर्स्ट टू इक्वेशंस, 6a प्लस 3b minus c. Have you understood? So simple है सिर्फ, look at the stoichiometry over here, multiply the equations with the stoichiometry and then finally you are going to subtract it. So this is what you're getting, x is equal to 6a plus 3b minus c. Please be noted कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। नीट में इसमें से हम लोग क्वेश्चन ज़रूर 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 एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। डोंट वरी, क्वेश्चंस भी आएंगे, सो उस पर भी मे बी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आए जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी क्लास होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी ऑन क्वेश्चंस ओनली, राइट। सो वी आर मूविंग ऑन टू नाउ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? चेंज इन एंथैल्पी व्हेन अ सेड बॉन्ड इज ब्रोकन इनटू आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। तो जब भी हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नाउ जनरली हम लोग एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज ऑफ एंथैल्पीज जो कि रिक्वायर्ड होती है टू डिसोसिएट द बॉन्ड प्रेजेंट इन डिफरेंट गैसियस कंपाउंड्स दैट इज नोन एज द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी आर टेकिंग H2, राइट, सो H2 का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये H गैशियस प्लस H गैशियस इसमें कन्वर्ट हो गया, एंड इट इज सेड दैट द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी फॉर दिस इज 435.14 किलो जूल्स पर मोल, राइट। सो ये है। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन में सेम एटम्स हैं, इसको एक और नेम से भी बोला जाता है, दैट इज एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन, ओके, बिकॉज हम उसको एटम्स में ब्रेक कर रहे हैं। सो दिस इज योर बॉन्ड एनर्जी। नाउ इफ वी आर टेकिंग वाटर, अब वाटर जो है दैट विल ब्रेक इनटू फर्स्ट OH plus H. Let's say that the energy delta H1 for this that is 501.87 kilojoules per mole. ओके, फिर OH ने भी ब्रेक करना है ना, तो OH ब्रेक कर रहा है इनटू O plus H and delta H2 over here is 423.38 kilojoules per mole. Now we have to calculate the average bond energy. So average bond energy क्या हो जाएगी? Average bond energy that will be equal to sum of 2 delta H1 plus delta H2 divided by 2. This is going to be the average bond energy. Okay, so that approximately comes to 470.5 के आसपास एवरेज बॉन्ड एनर्जी इसकी आती है। तो इस तरह से हम लोग बॉन्ड एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जनरली हम लोग बॉन्ड एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज बॉन्ड एनर्जी, कोई भी आपको क्वेश्चन दिया है, योर क्वेश्चन रेडी गाइज, सो एवरेज बॉन्ड energy would be equal to heat of dissociation of the substance. Total heat आपने लेनी है, heat of dissociation, or divided by the number of covalent bonds broken. Number of covalent bonds broken. This is how you can calculate the average bond डिसोसिएशन सॉरी एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है दैट इज आप कह सकते हो इट्स अ स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड, ओके। सो इट विल
obviously depend upon what? It will depend upon the size of atoms. ये आपने क्लास 11 में भी, क्लास 11 में आपने ये फर्स्ट चैप्टर में भी किया हुआ है. सो इनफैक्ट फर्स्ट में नहीं, आपने कोवलेंट बॉन्डिंग में किया हुआ है, राइट? सो वी विल कम टू दैट लेटर. साइज ऑफ एटम्स में जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है. तो साइज ऑफ एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी. नंबर 2, इट विल डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो अगर आपको ट्रेंड वाले क्वेश्चंस इसमें से आते हैं तो प्लीज़ कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है उतनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी, उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, राइट? सो मोर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ और मोर इज द बॉन्ड एंथैल्पी. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी. Greater the electronegativity, greater the polarity, greater the strength, greater the bond energy. Then number 3, it will also depend upon the bond length. Bond length जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही bond strength कम होगी और उतनी ही कम bond dissociation energy होगी. So bond length is inversely proportional to bond energy. Then it also depends upon number of bonding electrons. Number of bonding electrons. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन अ बॉन्ड, मतलब मल्टीप्लिसिटी. ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, डबल बॉन्ड की उससे कम और सिंगल बॉन्ड की उससे कम. सो स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, मोर इज द बॉन्ड एंथैल्पी. Multiplicity is going to be directly proportional to bond energy. Got it? And then we come to resonance. Resonance भी एक फैक्टर है जो कि बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करता है, राइट? तो जैसी जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी. सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी. अब एप्लीकेशन क्या हो गई बॉन्ड एनर्जी की? इसमें से अगेन हमें न्यूमेरिकल आता है बच्चों. जब डेल्टा एच हम करते हैं तो हम क्या करते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सबमेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सबमेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. इससे हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. सो डेल्टा एच ऑफ अ रिएक्शन दैट वुड बी इक्वल टू सबमेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. उल्टा होगा इसमें, माइनस सबमेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, बाकी सब में हम लोग प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करते हैं, पर अगर बॉन्ड एनर्जीज आपको दे रखी है और उन्होंने बोला कि डेल्टा एच आर कैलकुलेट करो, सो इस पे हमको सबमेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सबमेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स करना है. तो इसी के साथ हमारा थर्मोकेमिस्ट्री होता है ख़त्म. हमारी नेक्स्ट जो शेड्यूल्ड है दैट इज़ क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री. काफ़ी लंबा ये चैप्टर हम लोगों ने करा है और बहुत अच्छे से करा है. Hope you liked it. Please share it with your friends and see you soon in the next class.